हेलो फ्रेंड्स, आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से मूव करते हैं। तो इस लेक्चर में बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं अपने वो सारे एक्ट्स जो 1900 उसके बाद बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। तो अगर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करें, इसको मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए बोला गया क्योंकि एक व्यक्ति उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और दूसरा वाइसरॉय था। इंडियन काउंसिल एक्ट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसने काउंसिल्स में जो है वो बहुत सारे बदलाव किए थे। 1909 से पहले चले तो इससे पहले मुस्लिम लीग बनकर तैयार हो चुकी थी। जब वो बनेगी तो अपनी डिमांड्स भी रखेगी। उसने डिमांड्स रखी किसके फेवर में? मुस्लिम्स के फेवर में। और जो डिमांड रखी उसका रिफ्लेक्शन हमें इस एक्ट में दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें तो जो सीट्स थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी सीट 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। हमने देखा कि ये सिलसिला शुरू हुआ 1853 से। 6 लोग हुआ करते थे, उसके बाद ये सीट्स बढ़ी 10 हुई, उसके बाद ये बढ़ी 16 हुई, अब ये फाइनली हमें 60 होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात कर ले तो वहाँ ये सीट्स जो थी वो फिक्स नहीं थी, डिपेंड करती थी अलग अलग स्टेट्स पे। जैसे आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो किसी भी स्टेट के लिए जो है सीट्स फिक्स नहीं है, एक मैक्सिमम नंबर बता रखा है कि इसके अंडर में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट्स है वो हो सकती है। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है स्टेट्स के हिसाब से। वहीं दूसरी चीज़ ये हुई कि जो ये सीट्स बढ़ी इतनी सारी, ऑफिशियल मेजॉरिटी जो हमने देखा कि 1861 के एक्ट में हमने देखा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके बाद हमने देखा 1892 की नॉन ऑफिशियल नंबर्स बढ़े तो, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जो थी वो ऑफिशियल नंबर्स की थी। तो यहाँ पर हमें क्या बदलाव होते हुए दिखता है? यहाँ हमें दोनों लेवल्स पर बदलाव होते हुए दिखता है, प्रोविंशियल लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। प्रोविंशियल लेवल पर तो ये बात हो गई थी कि अब नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो ऑफिशियल मेंबर से ज़्यादा होंगे, लेकिन सेंट्रल लेवल पर अभी जो मेजॉरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी। यानी जो ब्रिटिशर्स चीज़ें छोड़ रहे थे हिंदुस्तानियों के लिए, ऐसा नहीं था कि सीधे 1 स्टेप से 10 स्टेप, धीरे धीरे करके अपने हाथ से वो पावर्स निकाल रहे थे जो नेचुरली जा रही थी। बहुत उदार, बहुत लिबरल नहीं थे कि नहीं भैया चलो प्रोविंशियल लेवल पर भी हम कर रहे हैं, चलो सेंट्रल लेवल पर भी कर दे। जितना कर सकते थे कम से कम उतना किया जा रहा था। इसके साथ साथ जैसे हम देख रहे थे कि कांग्रेस की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि बजट पे हमें ज़्यादा पावर दे, ज़्यादा पावर मिले। तो यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू काउंसिल को ये पावर मिलती है कि वो बजट से रिलेटेड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकेंगे, साथ ही साथ रेजोल्यूशन भी मूव कर सकेंगे। तो ये एक मेजर बदलाव हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई देता है। अभी तक क्या हो रहा था, हम ये देख रहे थे कि जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक हो गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने देखा 1853 में सबसे पहले मतलब दोनों फंक्शंस को अलग किया गया था। तो यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसकी तो हमने बात कर ली। बात कर लें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, तो पहली बार हमने क्या देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमें एक इंडियन दिखाई देता है, एसपी सिन्हा, जो कि बतौर लॉ मेंबर जोड़े गए थे। तो यहाँ पर पहली बार हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब हिंदुस्तानी भी आ गए थे। साथ साथ हमने क्या देखा कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था कि मुस्लिम्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है इनको चुनने वाले लोग भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे। हिंदू इनका चुनाव नहीं करेगा, सिख इनका चुनाव नहीं करेगा। और यहाँ से शुरुआत होती है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की। अगर इसके बारे में एक फैक्ट आपको बताऊं तो यहाँ पर जो ये मिंटो है, ये वाइसरॉय जो है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है दैट वी आर शोइंग द फैंग्स ऑफ स्नेक, हम नाग के दांत बो रहे हैं। इस ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए, जो मुस्लिम इलेक्टोरेट हम देख रहे हैं इसके लिए कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका जो परिणाम होगा वो विनाशक होगा। द रिजल्ट्स वुड बी डेट्रीमेंटल। और वही हमें देखने को मिला फाइनली। इंडिया एंड पाकिस्तान हमें दोनों चीज़ें देखने को मिली। इसके साथ साथ सेपरेट जो इलेक्टोरेट था वो ज़मींदार्स के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़, इसके लिए भी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स।
मॉन्टेग्यू एक आदमी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक आदमी वाइस रॉय। इसके बाद हमने देखा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, सब्जेक्ट्स का डिमार्केशन। ये सब्जेक्ट्स का डिमार्केशन हुआ कि प्रोविंसेस के ये काम होंगे, सेंटर की ये काम होंगे। मम्मी के अलग काम होते हैं, पापा के अलग काम होते हैं। आमतौर जनरल बात कर रहे हैं, आज के टाइम में तो ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। मम्मी भी जो है वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं और पापा भी घर का खाना बना लेते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बात करें, मम्मी पापा के अलग काम, प्रोविंशियल काम अलग, सेंटर के काम अलग। जैसे आज भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। इसका एडवांस रूप हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखेंगे। आज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है हमें यहीं से होती हुई दिखाई देती है। प्रोविंसेस के अलग काम थे, सेंटर के अलग काम थे, लेकिन ये जो प्रोविंशियल लिस्ट थी कि भाई आपके जो काम है, इन कामों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो वो काम जो कि ट्रांसफर्ड थे, एक वो काम जो रिजर्व थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट्स वो थे जिस पर एक्सक्लूसिवली गवर्नर जनरल का कंट्रोल था। गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ बैठता था और इन रिजर्व सब्जेक्ट्स पर जो है वो फैसला लिया करता था। जैसे आप विद्रोह कर दें, अपने पापा से कहते नहीं भाई अपने जीवन मेरा जीवन है, मैं 18 साल से ऊपर का हो चुका हूँ, अपनी जिम्मेदारी में खुद उठा सकता हूँ, अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। तो आपके पापा कह देते ठीक है भाई, ये फैसले हैं आपकी एजुकेशन का रिलेटेड, आपके पॉकेट खर्च का रिलेटेड, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं, आप बाहर कितने बजे तक रहोगे, ये सारी चीज़ें अभी मैं रखूँगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी बेसिकली हिंदुस्तान के नज़रिए से अच्छी चीज़ नहीं थी, आपके मम्मी पापा के नज़रिए से ये चीज़ अच्छी हो सकती है। तो ये रिजर्व सब्जेक्ट्स अभी भी जो थे, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, अभी भी गवर्नर के हाथ में ही थे, जो प्रोविंस का गवर्नर था। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसको चलाया जाना था। उस पर नियम कानून कैसे बनते कि गवर्नर जो है वो मिनिस्टर की सहायता से, मिनिस्टर्स की एड से जो है वो नियम कानून बनाते। वो मिनिस्टर्स जो लेजिस्लेटर के प्रति जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे आज भी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसका एक जो फीचर है वो यही है कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये उत्तरदायी थे, फैसला इन्होंने क्यों लिया, कैसे लिया, आप लेजिस्लेचर को बताइए। जैसे हम देखते हैं बहस लोकसभा में हो रही है, राज्यसभा में हो रही है कि हमने ये कानून बनाया, क्यों बनाया, वो बता रहे हैं सदन को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सदन में बैठे हुए जो लोग हैं वो एट द एंड जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये एक्चुअली में जनता को बता रहे हैं एक तरीके से, कि जनता को बता रहे हैं भैया हमने ये नियम कानून बनाया। तो वो ठीक उसी तरीके से गवर्नर जो है वो मिनिस्टर्स की एड करके बनाता था कानून, और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेचर के एक तरीके से। इसके बाद यहाँ पर इसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले बाई कैमरालिज्म, यानी कि हमें दो सदन देखने को मिलेंगे। हम आज क्या देख रहे हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, तो इसकी जो रूट्स है वो हमें यहीं देखने को मिलती हैं, बाई कैमरालिज्म। एक बना काउंसिल ऑफ स्टेट, एक बना लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अभी हमने इससे पहले जैसे देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर बढ़ा दिया गया था, यहाँ इसने बोला गया कि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे, 3 मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होंगे। आगे हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया सिर्फ कमांडर इन चीफ को छोड़ के गवर्नर जनरल की सारी एग्जीक्यूटिव जो है वो हिंदुस्तानी होगी। जैसे आप किसी से पीछा छुड़ाना चाह रहे होते हैं कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा पर ये मत करो, ठीक उसी तरीके से जब हिंदुस्तानी मांग रहे थे हमें तो अब आज़ादी लेकर रहनी है, तब अंग्रेज कहते हैं कि नहीं नहीं एक समय आएगा, आगे देखेंगे आप, जब अंग्रेज बोलेंगे कि अच्छा कमांडर इन चीफ को छोड़ के सारे एग्जीक्यूटिव हिंदुस्तानी होगी। वो चाह रहे थे किसी तरीके से इन लोगों को शांत कर दे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है 3 मेंबर्स हमें इंडियंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसके जो नाग के दांत मौर्य और मिंटो ने बोए, उनके आगे की चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि यहाँ पर सिख के लिए इंडियन क्रिश्चियंस जो थे, एंग्लो इंडियंस जो थे और जो यूरोपियंस थे, इनके लिए हमें सेपरेट जो है रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और बहुत हाल फिलहाल में ही एंग्लो इंडियन से रिलेटेड जो रिजर्वेशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको ख़त्म कर दिया गया। पहले ये था कि भाई हमारी लोकसभा में और जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में, वहाँ पर कुछ एक लोग जो हैं एंग्लो इंडियंस वो उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन ये ख़त्म किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो है इसने कुछ लोगों को
वोटिंग के पावर दी। अच्छा, ये जो बाई कैमरल यहाँ बना था, ये जो लेजिस्लेचर यहाँ बना था, इसके क्योंकि मेजॉरिटी जो इसमें बैठे हुए लोग थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे थे, तो यहाँ पर इसीलिए फ्रेंचाइजी दी गई कुछ एक लोगों को, यानी कि वोटिंग का अधिकार। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है कि हर आदमी जो 18 से ऊपर है वो वोट दे सकेगा। यहाँ पर वोटिंग के राइट्स दिए गए कुछ एक स्पेसिफिक लोगों को। किस बेस पर? उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, उनके टैक्स के बेस पर, उनकी एजुकेशन के बेस पर। जैसे आज हम देखेंगे कि इस तरीके के प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं, इसकी झलक थोड़ी थोड़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की, वहाँ पर ये एजुकेशन से रिलेटेड कि 3 साल से वो जो है राज्य में रह रहे हों और टीचर्स सेकेंडरी हायर सेकेंडरी से ऊपर हो, वो माध्यमिक उससे कुछ ऊपर हो, इस तरीके की जो प्रोविजंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो वोटिंग राइट्स दिए गए बहुत स्पेसिफिक कुछ एक लोगों को। इसके साथ साथ एक नया ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर का इंग्लैंड में, जिसको कुछ एक फंक्शंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ईज करने के लिए कुछ एक फंक्शंस जो हैं वो हाई कमिश्नर को डेलिब्रेट किए गए। इसके साथ साथ हमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखने को मिलता है इस एक्ट के थ्रू, जो फाइनली 1926 में हमें दिखाई देता है। और एक बड़ी चीज़ और हम यहाँ होते हुए देखेंगे कि अब यहाँ पे जो है प्रोविंशियल बजट को जो है प्रोविंसेस को ये पावर हो गई कि वो अपना बजट खुद से इनैक्ट कर सकते हैं। एक बड़ी चीज़, एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है कि भाई आप अपना बजट जो है खुद से बना सकते हैं। साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न रहा कि हम 10 साल बाद ये देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक्ट है ये किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे ये रिजर्व सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट में, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसको बोला गया डायआर्की, यानी कि डुअल रूल। लेकिन ये इसका जो रिजल्ट्स थे ये बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपने अपने पास अगर रखी हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर आप नियम कानून बनाने के बारे में बोल रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो इसमें एक और ये चीज़ थी कि भाई 10 सालों बाद हम एक कमीशन इस्टेब्लिश करेंगे जो ये देखेगा कि ये 1919 का एक्ट जो है क्या ये सही तरीके से काम कर पाया। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसके 2 साल पहले ही 1927 में हमने देखा साइमन कमीशन। अब बात करेंगे साइमन कमीशन की और कम्युनल अवार्ड की। तो 7 मेंबर साइमन कमीशन 1927 में जो है इस्टेब्लिश किया गया। हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें एक प्रोविज़न ये था कि 10 साल बाद हम कमीशन बनाएंगे और ये देखेंगे कि ये जो एक्ट हमने बनाया है क्या ये सक्सेसफुल हो पा रहा है। जैसे हमने देखा कि डायआर्की सक्सेसफुल नहीं हुई, तो ये कमीशन वही बोलेगा कि डायआर्की को ख़त्म कर दो। इसका काम ही ये था कि ये जो नए नए एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, नए नए सांग रच रहे हो, इसमें फ़ायदा क्या है। तो कुल मिलाकर ये कमीशन जो है 1927 में इस्टेब्लिश किया जाता है। 2 साल पहले 1929 में होना था, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि 2 साल पहले ही इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो कुल मिलाकर 7 लोग, लेकिन 7 के साथ अंग्रेज़। हिंदुस्तान के लिए आप बात कर रहे हो और हिंदुस्तानी कोई नहीं। ये तो वही बात हो गई कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो और लेकिन स्टेज पर सारे लोग जो है वो सारे के सारे मेल्स हैं। ठीक उसी तरीके से ये 7 मेंबर जो थे ब्रिटिशर्स थे, और इसीलिए सारी पार्टीज जो है वो इसका बॉयकॉट कर देते कि भैया सारे मेंबर्स तो आप ब्रिटिशर्स हैं, ये कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये अपनी 1930 में रिपोर्ट जो है वो सौंपते हैं और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भैया डायआर्की ख़त्म कर दो। ये वो बोल रहा है, ये बोल रहा है फेडरेशन बनाओ जहाँ पर स्टेट्स हों, स्टेट्स कलेक्टिवली आएँ और एक फेडरेशन अमेरिका की तरह तैयार हो। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये इसका सपोर्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल सरकार हो, मतलब मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इसकी ये बात करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इनका होता बॉयकॉट है। अब ये जो रिपोर्ट रखते हैं, इसकी रिपोर्ट को समझने के लिए होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, बकिंगम पैलेस, दुनिया का सबसे महंगा घर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया। तो यहाँ पर ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ पर
ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी लोग मौजूद थे, ब्रिटिश इंडिया के भी लोग मौजूद थे, प्रिंसली स्टेट्स के भी मौजूद थे। और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में एक ज़बरदस्त किस्सा अगर मैं आपको सुनाऊं तो एक व्यक्ति हैं आचार्य चतुरसेन, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं ब्रिटिश इंडिया के ऊपर, और एक किताब इन्होंने लिखी है गोली। उसमें एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है एक उस राजा का जो कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है, और ये बहुत पैसे वाला राजा, राजस्थान की बात है। लेकिन ये गांधी जी से इतना जलता था कि ये अपनी एक पैंट बनवाता है, 1 करोड़ की पैंट। उस समय इसकी कीमत जो थी 1 करोड़ की थी, सोने चांदी और हीरे जवाहरात उस पर लगे हुए थे। और जिस जहाज में ये जा रहा था बाकायदा बहुत सारे लोग तो उस पैंट की रक्षा करने के लिए ही थे। और ये पैंट इसने किस लिए बनवाई थी? ये पैंट इसने गांधी जी से चिढ़ के लिए बनवाई थी कि गांधी क्या पहनता है, गांधी की क्या वैल्यू, वो नंगा पुंगा आता है और मैं जाऊंगा ये पैंट पहन के। लेकिन हुआ क्या, इंग्लैंड में जब ये पहुंचे तो वहाँ एटिकेट मिनिस्टर होते हैं। एटिकेट मिनिस्टर ने कहा कि भाई साहब आप ये पैंट पहन नहीं सकते, तो इनका फजीता बन गया। तो वहाँ पर प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनके भी लोग मौजूद थे। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, व्हाइट पेपर तैयार किया जाता है, जो भी वहाँ चर्चा चल रही होती है। अब ये व्हाइट पेपर क्या होता है? कुल मिलाकर अलग अलग रंग के पेपर होते हैं, पिंक पेपर, ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर। तो किसी में रिकमेंडेशंस होती हैं, किसी में रिकमेंडेशंस के साथ साथ उपचार भी होते हैं कि हमें ये भी करना चाहिए। तो वाइट पेपर जो भर भरा के जिसमें चीज़ें बहुत डिस्क्रिप्टिवली जो है चीज़ों को बताया गया हो, तो यहाँ वाइट पेपर तैयार किया जाता है। और ये वाइट पेपर जो है पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, मतलब दोनों हाउसेस के जो लोग हैं उनसे मिलने वाली जो कमेटी है उसको रिकमेंड किया जाता है। और वो जो कमेटी रिकमेंडेशंस देती है उसके आधार पर फिर फाइनली हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आगे 1935 देखने को मिलेगा। इसी बीच क्या होता है, महानुभाव ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड जो है वो पेश करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कम्युनलिज्म का सीड्स बोए जा रहे हैं। मुसलमानों से शुरू करते हैं, सिखों पे जाते हैं, एंग्लो इंडियंस पे जाते हैं, इंडियन क्रिश्चियंस पे जाते हैं, यूरोपियंस पे जाते हैं। अब किस पे जाएंगे? अब जाएंगे डिप्रेस्ड क्लास पे, मार्जिनलिस जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से उन पर जाएंगे। और ये कहते हैं कि भैया जो अब रिप्रेजेंटेशन है वो इन लोगों को नहीं बल्कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको भी दिया जाएगा। और इसी के एवज में गांधी जी क्या कर देते हैं, गांधी जी येरवाड़ा जेल में जो है वो अनशन पर चले जाते हैं। अनशन कब तक? जब तक मृत्यु ना हो, टिल डेथ। और इसी के एवज में जो है जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं और जो गांधी जी उनके बीच में जो पैक्ट होता है, पूना पैक्ट जिसको नाम दिया गया, कुल मिलाकर 7 एक पॉइंट्स थे इसमें। और ये बात हुई कि रिजर्व सीट्स जो है वो डिप्रेस्ड क्लास को चली जाएंगी जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट में। तो ये रहा सारा साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड, कुल मिलाकर ये बातें हुई।